चलो फिर से फटाक से हर हर। तुम लोग डरा जाओ करके मुझे चिल्लाते नहीं हो ना। डराते नहीं हो ना। हाँ, ऑनलाइन वाले भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। चलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे। अरे कल के लिए प्रैक्टिस करा रहा हूँ। वंदे। कल सबको आना है, कल झारा झारा न्योता है सबको, ऑनलाइन वालों को, ऑफलाइन वालों को भी। और मैं चाहूंगा कि कम से कम 2 घंटा, कल 8 से 10 का प्रोग्राम है, तो कम से कम 2 घंटा के लिए संस्थान जरूर पधारें। आसपास के जो होंगे, अभनपुर से, कोई राजिम से होंगे, कोई रायपुर से होंगे, कोई धमतरी होंगे, कवर्धा पुरुष से, तो आप आइए। कल इसी बहाने झंडा भी फहराना हो जाएगा और मेल मिलाप भी हो जाएगा हमारे शिक्षकों से आप लोग का। तो आप सभी को सादर आमंत्रण है। कल के स्वतंत्रता दिवस के समारोह पे 80 नंबर का हम मना रहे हैं, ठीक है, 80th कहना चाहिए, इंडिपेंडेंस डे है। और उसके उपलक्ष्य में बहुत सारे कई सारे चीज़ों का विमोचन भी कल होने वाला है, ठीक है। ये जो आने वाला सप्ताह है उसमें बहुत सारे कार्य आपके सामने जो हम करके बैठे हैं, करने वाले हैं कहना चाहिए, उसके बारे में इनॉग्रेशन भी होगा। अगले वाला हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है, ठीक है जी। तो सभी विद्यार्थी थोड़ा ध्यान रखेंगे सारी चीज़ों का। तो कल आएंगे कि नहीं आएंगे एक बार? हाँ, बूंदी जरूर मिलेगा, गुलाब जामुन ठीक है मिलेगा, नाश्ता भी मिलेगा, ठीक ठीक है। तो ये मेरा आमंत्रण था, स्वीकार कर लीजिएगा सहृदय, और उम्मीद है कि आप लोग जरूर आओगे। यहाँ वालों को तो मैं रोज देखता हूँ, कम से कम कुछ लोग ऑनलाइन वाले आ जाएंगे तो थोड़ा सा सोने में सुहागा हो जाएगा, कैसे, ठीक है कि नहीं? आप लोग चाहते हो नहीं चाहते हो कि ऑनलाइन वाले कोई आए? चाहते हो ना? हाँ ठीक है भाई। तो चलो शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास को। पिछला जो क्लास हुआ था इतिहास में, हम लोगों ने प्राग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल को पढ़ लिया था। आज हम लोग किस पे चर्चा करेंगे? ऐतिहासिक काल पे। एक बार फिर से ऐतिहासिक काल का सिनोप्सिस को देख लो। 3rd पार्ट है ये, भोलेनाथ का, ब्रह्मा विष्णु और महेश बताया था ना। ऐतिहासिक काल कब से कब तक? तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर आपका वर्तमान। इसको कितने भागों में तोड़ना है आपको? 3 भागों में बांटना है। बांट लीजिए। पहला छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास, इसको हम प्राचीन छत्तीसगढ़ बोल देते हैं शॉर्टकट में, घरेलू नाम, ठीक है, जैसे आप लोग घर में बंटी बबली नाम होगा। इसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास को मध्य छत्तीसगढ़ का इतिहास, या शॉर्टकट में बोल देता हूँ मध्यकालीन छत्तीसगढ़, चल जाएगा। और छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास को हम बोल सकते हैं आधुनिक छत्तीसगढ़। ये मैंने संक्षेप में बोल दिया, आप लोग ऐसा बोल सकते हो। प्राचीन छत्तीसगढ़, मध्य छत्तीसगढ़, आधुनिक छत्तीसगढ़, स्पष्ट है। इन तीनों को हम जो है समय के साथ जोड़ देते हैं। प्राचीन छत्तीसगढ़ कब से कब बोलने से? 1500 ईसा पूर्व से लेकर आपको लेना है 1000, सीधा राउंड फिगर लेना है, मिलेनियम। ये क्या रहेगा यहाँ पर? एडी। और मध्यकालीन छत्तीसगढ़ 1000 ईस्वी से लेकर 1854। ओके। आधुनिक छत्तीसगढ़ को क्या लेना है? 1854 से लेकर 1947, वर्तमान में बोल सकते हो। चलिए, अब यहाँ पर इसके अंतर्गत मेन चीजों को कल मैं लिखवाया था, याद करो। प्राचीन छत्तीसगढ़ में मैंने 3 या 4 बातें कहा था आप लोगों से। पहला जो है, प्राचीन काल की शुरुआत किस काल से हो रही है? वैदिक काल। थोड़ा बहुत याद आ रहा है? वैदिक काल, इसके 2 पैर मैंने बताया था। उसके बाद वैदिक काल के बाद, अच्छा चलो बता दो, पूर्व और, वेरी गुड, मुगेम्बो खुश हुआ, ठीक है। पूर्व को प्रेजेंट मानना है कि एब्सेंट मानना है? एब्सेंट। और उत्तर को प्रेजेंट मानना है, ठीक है। वैदिक काल के बाद अगला काल क्या आएगा? महाकाव्य काल, एपिक पीरियड भी बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। महाकाव्य काल 2 रहेगा, बताओ। पहले महाभारत, रामायण। महाजनपद काल के भी 2 पैर बताया था मैं, यह जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जैन और बौद्ध। संप्रदाय नहीं बोलना है, पंथ नहीं बोलना है, धर्म बोलना है, ठीक है। जैन काल बौद्ध काल भी नहीं बोलना है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। इसके बाद साम्राज्य ना, हाँ, साम्राज्य काल।
ये दो स्तर पे आपको बोलना है, ठीक है। राष्ट्रीय राजवंश और क्षेत्रीय राजवंश, ये आपको ध्यान रखना। या फिर इसको साम्राज्य काल को आप लोग राजवंश भी कह सकते हो। ये हो गया आपका 4। अगर इतना अगर बैठ गया तो अंदर घुसना आसान हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास खत्म, ये दे। पहला कौन सा काल? वैदिक काल। दूसरा महाकाव्य काल। तीसरा महाजनपद काल। चौथा साम्राज्य काल। ठीक है जी, ठीक। मध्यकालीन छत्तीसगढ़ पर भी बात नहीं कर रहा हूं, आधुनिक पे भी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। धीरे से बात करूंगा, कर दूंगा तो क्या थोड़ा सा हो सकता है इधर झोल हो जाए, होच पोच हो जाए, ठीक है। तो अपन इस पे ही फोकस करते हैं। चलो वैदिक काल पे आते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ का इतिहास हम वैदिक काल के नजर में देखेंगे, और वैदिक काल को आपको 2 भाग में तोड़ना है। पूर्व वैदिक काल और दूसरा क्या बोलना है? उत्तर वैदिक काल। उत्तर मतलब होता है बाद में, ऐसा नहीं कि कोई दिशा बता रहा है। पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इसी वैदिक काल को क्या बोलते हैं? ऋग वैदिक काल। भारतीय इतिहास में आप इसी नाम से भी सुनते हो, ऋग वैदिक काल, जिसको फिर बांटा जाता है पूर्व ऋग वैदिक काल और उत्तर ऋग वैदिक काल, ऐसे भी कहा जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलो मुझे बताओ, आप लोग भारतीय इतिहास पढ़े हो क्या? पढ़े हो आप लोग सामान्य ज्ञान में? पूर्व वैदिक काल को जोड़ा गया है, आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल वैदिक काल अगर बोला जाए समय, तो इसका है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? बिफोर क्राइस्ट। ऑनलाइन वाले समझ में आ रहा है इतने तक? हाँ, सभी लोग वीडियो को फटाफट लाइक कर लो और ध्यान से सुनो भाई। सभी का कमेंट में पढ़ने की कोशिश करूंगा। एक 133 लोग जुड़ चुके हैं, जिसमें से 33 लोगों ने वीडियो को लाइक किया है। 100 लोग अभी भी बचे हैं। चलिए, तो यहां पर कब से कब तक है पूरा वैदिक काल? 1500 से 600, ये पूरा वैदिक काल का है। ईसा पूर्व में है वो। तो पूर्व वैदिक काल को आपने लेना है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व, ठीक। ये पहला कहा जाता है कि इस काल में केवल एक ही वेद का संकलन हुआ था, जिसका नाम था ऋग वेद, जो सबसे बड़ा वेद है, जिसमें कई सारे अध्याय हैं, आप लोग पढ़ते हो भारतीय इतिहास में। और उत्तर वैदिक काल है आपका 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। कोई भी चीज हो, जब भी पढ़ना हो, चीजों को बाई फॉरगेट करके पढ़ना चाहिए, तोड़ के पढ़ना चाहिए, उससे आसान हो जाता है। जैसे मेरे शरीर में क्या है, शरीर को अंदर का जानना है, सीधा काट दे और निकाल के देख अंदर में, ये देख करने, ये सब है। समझ गए? बाहर समझ में आया क्या? नहीं समझ में आता? ऐसे ही कोई भी चीज को अच्छा से पढ़ना समझना है, सीधा उसको क्या करो, तोड़ के पढ़ो, सबसे सरल तरीका। और सैगो पढ़ो कहूँगा, सैगो खाऊं कभी तो नहीं खा सके आप। अच्छा जी, समझ में आ गया? हाँ, चलो। तो ध्यान रखो कि यहाँ पर वैदिक काल कितने भागों में तोड़ा गया है? 2 भागों में, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। यहां पर छत्तीसगढ़ के इतिहास को समझना जरूरी है, क्योंकि इस काल में और इस काल में क्या स्थिति थी छत्तीसगढ़ की, समझने का प्रयास करिए मेरे साथ। भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो भारत के हिस्सा में आपका छत्तीसगढ़ वर्तमान हिस्सा भौगोलिक दृष्टिकोण से कौन से हिस्से में आता है? तो आप जानते हो यहां पर है हमारे छत्तीसगढ़, यहां पे है ना। अब उस समय के बारे में अगर देखा जाए तो वैदिक काल में, ठीक है, इससे पहले जो पढ़े हो आप लोग, आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता आता है भारतीय नजर में। सिंधु घाटी सभ्यता जानते हो, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। कोई बोलता है बाढ़ के कारण से, कोई बोलता है भूकंप के कारण से, कोई बोलता है विदेशी आक्रमण का कारण, कोई बोलते हैं आर्यों के आगमन से। ऐसा उस समय का अंत हो चुका था। फिर आया आपका वैदिक काल। तो वैदिक काल में जो है, पूर्व वैदिक काल
में आर्यों का आगमन से बोला जाता है कि वैदिक काल का प्रादुर्भाव हुआ, और ये प्रादुर्भाव हुआ खासकर सिंधु नदी क्षेत्र में, ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में से, ये सिंधु नदी से लेकर आपके ये गंगा तट वाला इलाका, ये सिंधु नदी, इधर आपका ब्रह्मपुत्र नदी जानते हो, और ये अपना ये कौन सा नदी है, गंगा नदी, सॉरी गंगा नदी इधर से सर। स्पष्ट, तीन बहुत खास नदियां हैं भारत में, एक आपका सिंधु, दूसरा गंगा और तीसरा ब्रह्मपुत्र। तीनों बड़े बड़े नदी, हिमालय के क्षेत्र से इनका जन्म होता है। मानसरोवर झील सुने होंगे। सिंधु नदी का तो ज्यादातर हिस्सा कहाँ है, पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान में, आपको ध्यान रखना। तो खैर यहां पर आप लोग पढ़े हो, जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हुए, हड़प्पा से पढ़ते हो, तो ये जो क्षेत्र बहुत ही ज्यादा फेमस है। ये अपना कलर चेंज करते हैं, ये वाला इलाका, यहां पर आप 7 नदियों के बारे में पढ़ते हो, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सप्त सिंधु प्रदेश, सप्त सिंधु प्रदेश, ठीक है। यहां से सिंधु नदी, फिर इधर सतलज नदी, ठीक है, सिंधु, सतलज, उसके बाद झेलम, चिलाब, रावी और सरस्वती, ये जो खास नदियां हैं। मैं सप्त सिंधु के बारे में सिंपल सा डिस्कस कर रहा हूं यहां पर। ये ऐसा सिंधु सिंपल, ये अपना सतलज मेन यही है, फिर अपना ये अपना आ जाता है इस टाइप का झेलम, चिनाब, ठीक है, ये अपना रावी और एक सरस्वती, ठीक है। परंतु सरस्वती नदी जो है आज वर्तमान में नहीं है, सूख चुका है ऐसा बोला जाता है। 7 नदी हुआ कि नहीं हुआ यार, 6, एक तो व्यास नदी, ये अपना व्यास, ये नदी व्यास नदी, ये 7 नदियां हैं। इन्हीं को सप्त सिंधु प्रदेश में बहने वाली 7 नदियां, 7 पवित्र नदियों के नाम से जाना जाता था। तो पहले जो है वैदिक काल का अगर देखा जाए तो वैदिक काल में निवास या लोगों का कल्चर, लोगों का जो है ज्यादातर डेवलपमेंट इसी नदियों के आसपास हुआ था, ऐसा माना जाता है। और यहां पर उस जमाने में कौन लोग रहते थे, आर्य वंश। आर्य मतलब होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ कुल। आर्यों का यहां पर क्या निवास था, निवास क्षेत्र सप्त सिंधु क्षेत्र में। फिर ये लोग धीरे से यहां से शिफ्ट होके कहां आ गए, इधर आ गए, यहां शिफ्ट, ये गंगा किनारे, गंगा नदी क्षेत्र में, हिमालय के तटीय क्षेत्र में आर्यों का प्रसार यहां हुआ, ये वाले इलाका में, ठीक है। यहां पूर्व वैदिक काल में आर्यों का आगमन यहां पर कह सकते हो, ये जो क्षेत्र है ये मध्य भारत के ऊपर ही से तक हुआ था, नीचे आए ही नहीं थे। और आर्यों की एक खासियत थी कि चीजों को वो लोग वेदों में, साहित्यों में लिखते थे, जिक्र जरूर करते थे। और इस समय के संबंध में हमारे पास जो जानकारियां हैं वो साहित्य स्रोत वगैरह ज्यादा है, ठीक है जी। तो बेसिकली क्या हुआ कि पूर्व वैदिक काल के समय में जो भी आर्य लोग का रहना होता था वो इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में होता था, ठीक है। ये गंगा नदी वाला इलाका और इसी वाला इलाके में ज्यादातर, फिर बाद में शिफ्ट होकर यही मेन गढ़ बन गया, गंगा वाला इलाका। तब तक इधर आगे बढ़ा नहीं था। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो फिर यहां से वो मध्य भारत और दक्षिण भारत तक उनका प्रवेश हो जाता है, प्रसार हो जाता है। एक मैप आप बना दे रहा हूं, ना चीजों को समझने का प्रयास करिएगा। ये मान लो ये भारत है, आर्यों का आगमन, यहां तक था। ये देखो यहां तक आर्य लोग का जो भी, क्या कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। तो ध्यान देंगे यहां तक इनका आगमन हो चुका है। आर्य लोग कहां तक रहते, यहां तक रहते, मध्य भारत के ऊपर। फिर उसके बाद उत्तर वैदिक काल में आर्य जो है मध्य से दक्षिण तक पहुंच गए, आर्य का आगमन। ये आपका मध्य भारत और ये आपका दक्षिण भारत,
इस समय केवल उत्तर भारत या इधर बोल सकते हो पश्चिमोत्तर भारत, इस क्षेत्र में इनका निवास था। ठीक है, तो यहां पर छत्तीसगढ़ में आए ही नहीं थे। मध्य भारत, छत्तीसगढ़ किस में आता है बताओ तो, कौन से क्षेत्र में आता है? कहीं ना कहीं मध्य भारत में, उत्तर भारत में थोड़ी ना आता है छत्तीसगढ़। कहां आता है? मध्य भारत में आता है। तो मध्य भारत में आर्यों का आगमन कहां, कौन से काल में हुआ? 1000 से लेकर 600 के बीच। तो ये लोग जब आए तो यहां के बारे में जिक्र किए, यहां के बारे में लिखे कि हाँ भाई यहां ये है करके। अब इसका मतलब ऐसा नहीं कि इस काल में छत्तीसगढ़ था, नहीं था, लेकिन कोई रिकॉर्ड, कोई दस्तावेज, कोई ग्रंथ, कोई साहित्य नहीं था, इसलिए चुपचाप मिटका दिए जी। जिससे पहले हम लोग देखें आद्य ऐतिहासिक काल में कोई जिक्र हुआ क्या? कोई प्रमाण, कोई साक्ष्य मिला, कोई साहित्य वगैरह मिला? कुछ नहीं मिला, सन्नाटा छाया हुआ है। ठीक है, लेकिन जो भी है साहित्य वाहित्य में रिकॉर्ड वगैरह जो भी मेंटेन हुआ, कहां से चालू हुआ? यहां से। स्पष्ट समझ में आया? तो यहां पर इसीलिए इस काल को क्या माना गया है छत्तीसगढ़ के परिस्पेक्ट में? अंधकार में कह सकते हो, है ही नहीं जिक्र, कुछ है ही नहीं हमारे पास स्रोत जिसमें छत्तीसगढ़ बारे में जिक्र मिले। तो यहां से कहानी शुरू होती है। तो छत्तीसगढ़ का वैदिक काल बेसिकली शुरुआत कहां से होता है? उत्तर वैदिक काल से। रीजन समझ में आया? आर्य लोग पहुंचे ही नहीं थे, पहुंचे वो लोग कब? इस काल में। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। तो उत्तर वैदिक काल में पहुंच गए हैं, इसका क्या है प्रमाण, क्या है इसके पीछे साक्ष्य, कहां से जानकारी मिलती है कि वाकई में छत्तीसगढ़ या उत्तर वैदिक काल में वेदों में छत्तीसगढ़ का जिक्र है? तो आप लोग को ध्यान रखना इसमें, खासकर जो जिक्र है वह है साहित्य, है ना। और खासकर इस साहित्य क्या है? वैदिक साहित्य, जिसमें आप लोग का मेन फॉर एग्जाम्पल वेद है, पुराण है, ठीक है, उपनिषद है, इस टाइप की चीजें मान लो। फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इनमें जो है जिक्र हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़, ये मैं बना रहा हूं मैप। ये आपका इधर पानी है, यानी कि समुद्र, जानते हो आप लोग। छत्तीसगढ़ इलाका में आप अगर देखोगे तो एमपी से लगा हुआ है, और एमपी और छत्तीसगढ़ में एक खास पर्वत है जिसका नाम आप लोग सभी जानते हो, विंध्याचल पर्वत। कौन सा पर्वत? विंध्याचल पर्वत। कहा जाता है ये पर्वत की लंबाई देखा जाए तो 1100 से 1200-1300 किलोमीटर लंबा है पर्वत, विंध्याचल पर्वत। 5-10 किलोमीटर नहीं है, कितना है? 1000 से ज्यादा। उतना छत्तीसगढ़ का क्या नहीं है, लंबाई नहीं। छत्तीसगढ़ की लंबाई कितनी है? 700, चौड़ाई 435। इसकी लंबाई कितनी है? सब लगभग 1150-1200 है। इतना लंबा पर्वत मध्य भारत में फैला हुआ है ऐसा। उसको सुने हो आप? अरावली पर्वत इधर है, इधर दीवार की भांति काम करते हैं, वो राजस्थान इलाका वाला है। हमारे यहाँ क्या है? विंध्याचल पर्वत। और एक आप लोग सुने हो एक नदी बहती है इस बीच में, नर्मदा नदी, जानते हैं आप लोग? नर्मदा नदी। ये जो नर्मदा नदी है, इतिहास में वेदों में इसका नाम रेवा नदी के नाम से विख्यात है। रेवा नदी, जिसको आज हम लोग क्या बोलते हैं? नर्मदा नदी। प्राचीन नाम है, जैसे रावी नदी का नाम परुष्णी था, ठीक है, सिंधु का शतुद्री था, ऐसा टाइप पढ़े होगे आप लोग इतिहास में। वेदों में इनका नाम रेवा नदी। तो रेवा नदी जो है विंध्याचल पर्वत के तट पे बह रही है, और इसके इस पार आपका दूसरा पर्वत है, आप लोग पढ़े हो, फेमस पर्वत, ये अपना सतपुड़ा पर्वत। कौन सा पर्वत? सतपुड़ा, सुने ना? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी मध्य भारत की दो सबसे बड़े पहाड़ अगर कोई हैं मध्य भारत में, तो वो दो पहाड़, एक विंध्याचल पर्वत और एक अपना सतपुड़ा पर्वत। दोनों हजार से ऊपर लंबाई है दोनों पहाड़ों की, इतना विशाल। इसके कई श्रृंखलाएं हैं। जैसे आप हिमालय पर्वत को आप जानते हैं ना, हिमालय पर्वत कहां से कहां तक फैला हुआ है, और यहां से लेकर पूरा यहां तक है, पूरा मिजोरम तक। हम लोग बचपन में क्या लगता था? हिमालय पर्वत केवल इधर ही है, ऊपर में, जम्मू कश्मीर में और इधर हिमाचल में।
लेकिन हिमालय पर्वत कहां से कहां तक है? पूरा इधर, यहां से लेकर पूरा यहां तक है, ये है पूरा हिमालय पर्वत, श्रेणियों में बटा हुआ है अलग। ऐसे ही आपका ऊपर में आप देख रहे हो विंध्याचल पर्वत और नीचे आपका सतपुड़ा पर्वत, दो बड़ी पर्वत श्रेणियां हैं भाई, स्पष्ट है। और दोनों के बीच में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी, जो सदा नीरा है, हमेशा इसमें पानी दिखता है, हमेशा इसमें आप लोग को 12 महीने पानी भी मिलेगा नर्मदा नदी में। जय नर्मदा मैया बोलना पड़ता है फिर। और यही एकमात्र ऐसी नदी है, बड़ी नदी, जो मध्य भारत में है और इसका प्रवाह जो क्षेत्र है वो बंगाल की खाड़ी की ओर नहीं बल्कि अरब सागर की ओर है। उसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है, पहले इसका डायरेक्शन अलग था, बाद में डायरेक्शन चेंज हो गया ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो खैर विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत, इसका जिक्र जो है साहित्यों में किया गया रेवा नदी के नाम से। ठीक है, और उस समय इस साहित्य को साहित्य में इस छत्तीसगढ़ का नाम रखा गया, जिसके बारे में एक इतिहासकार हैं सीतानाथ प्रधान, उन्होंने बताया। सीतानाथ प्रधान ये भाई साहब बोलते हैं कि इस काल में छत्तीसगढ़ का नाम था छिक दिक, दक्षिक दिक। ठीक है, वेदों में छत्तीसगढ़ का नाम क्या था? दक्षिक दिक। संस्कृत के शब्द हैं ये। अब मैं छत्तीसगढ़ी आदमी, मैं क्या बोलूंगा? छिक दिस है ना, छिक दिस। अब आर्टिकल लगाने हैं द, तो क्या हो जी? द छिक दिस। समझ में आया? अभी सर्दी जुकाम का मौसम है, जानते हो, बरसात में जोर से छिकासी आता है कि नहीं आता है? पानी में भीग जाओगे तो छिक दिस याद कर लोगे, आगे में लगा लेना है द, तो द छिक दिक। ये प्राचीन काल में वैदिक नाम था छत्तीसगढ़ का, जिसके बारे में कौन बताया? सीतानाथ प्रधान करके एक इतिहासकार है। स्पष्ट है? अब ध्यान दीजिएगा कि यहां पर हम बात कर रहे हैं कि साहित्यों में जो है छत्तीसगढ़ के बारे में या इस क्षेत्र के बारे में पता चल रहा है, वो कौन से साहित्य हो सकता है, कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ हो सकता है। तो दो ब्राह्मण ग्रंथ को याद रखना है, एक आपका कौशितकी ग्रंथ, ये आपका कौशितकी आप लोग पढ़ोगे, जितने भी 4 वेद हैं, चारों वेदों के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ वगैरह, जैसे ऋग्वेद का ऐतरेय और कौशितकी। ठीक है, वैसे ही सामवेद का, यजुर्वेद का, शुक्ल यजुर्वेद है ना, फलाना यजुर्वेद ऐसे करके है, अथर्ववेद का भी अपना है। ठीक है जी, बड़ा मजेदार टॉपिक है, वो पढ़ोगे तो वेदों के बारे में जिक्र मिलेगा। ठीक है, 18 उपनिषदों का जिक्र मिलेगा, 20-18 पुराणों का जिक्र मिलता है, 4 वेदों का जिक्र मिलता है। तो खैर यहां पर छत्तीसगढ़ के बारे में जो जानकारी मिलती है वो आपका कौशितकी ग्रंथ। ठीक है, और दूसरा आपको याद रखना है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, ये दो को आपको याद रखना है। ठीक है, कौशितकी ग्रंथ और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, इसको अगर जान लिए तो काम खत्म। पूनम, शिवांश, वर्षा ठाकुर, कान्हा, सुजाता। तो उत्तर वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का जानकारी हमें मिल रहा है 2 प्राचीन ग्रंथों से, 2 प्राचीन साहित्यों से। नाम क्या है? कौशितकी और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। इसको आपको ध्यान रखना है। उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में जानकारी देने वाला, छत्तीसगढ़ की जानकारी प्रदान करने वाला कौन सा साहित्य है? तो आपको बोलना है कौशितकी और शतपथ ब्राह्मण। अब इससे क्या जानकारी मिला, संक्षेप में जान लो। तो ध्यान देंगे, कौशितकी, इससे हमें विंध्याचल पर्वत, ठीक है, और रेवा नदी, इनका जिक्र मिला है, ऐसे बोल देना सरल रूप में। विंध्याचल पर्वत और रेवा नदी। क्या छत्तीसगढ़ में विंध्याचल पर्वत है, विस्तार उसका? तो बिल्कुल है। आपका जो सरगुजा जो क्षेत्र है, सरगुजा में जो एमसीबी आप लोग देखे होंगे, एमसीबी जानते हो ना? हाँ, सूरजपुर, कोरिया, थोड़ा बहुत दिख रहा है, बलरामपुर, यहाँ के जितने भी पहाड़ी इलाका हैं वो सब कौन सा किसका हिस्सा है?
विंध्याचल पर्वत का हिस्सा है, उसी का है वो, उसी की श्रेणियां है। ठीक है। और रेवा नदी, इन दोनों का जिक्र कौन से ग्रंथ से मिल रहा है? कौशिकी। रेवा नदी मतलब नर्मदा नदी, ये आपको ध्यान रखना। और सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से आपको ध्यान रखना है, बेसिकली दक्षिण के दो समुद्र, दक्षिण के दो समुद्रों का उल्लेख या वर्णन लिख सकते हो। आपको पता है कि दक्षिण में दो समुद्र कौन कौन सा है? इधर अरब सागर और इधर बंगाल की खाड़ी। अब वेद में ऐसा नहीं लिखा है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, बस दक्षिण क्षेत्र में दो विशाल समुद्रों का विस्तार है, जाना है, ऐसे टाइप से लिखा हुआ है। तो वो लोग आए होंगे, देखे होंगे, तब तो लिखे होंगे अपने वेद में, है कि नहीं, कि हाँ नीचे ढान का है समुद्र, उमन तो ऊपर लाया इस मध्य से ऐसे से किंजरत किंजरत गाय चरात, है कि नहीं। तो नीचे गे हुई, देखे हुई, तभी लिखी हुई क्या कि नीचे में क्या है? दो समुद्र है। तो इसका मतलब यह है कि वो लोग साफ छत्तीसगढ़ को नहा के छत्तीसगढ़ को क्रॉस करके कहां पहुंचे होंगे? साउथ इंडिया में पहुंचे होंगे। स्पष्ट है कि नहीं? तो ये आपको ध्यान रखना है, यहां पर सतपथ ब्राह्मण में ग्रंथ में दक्षिण के दो समुद्रों का वर्णन मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि आपका उत्तर वैदिक काल में कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ का इतिहास था, छत्तीसगढ़ था, छत्तीसगढ़ का जिक्र हुआ है इसमें, ये दो विशेष ग्रंथ में, कौशिकी ग्रंथ और सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। सुन लिए। अब इसको याद कैसे करना है? बोल तो दिया मैं, याद करने का थोड़ा सोच लो, अपने स्टाइल में कुछ बना लो। कौशिकी को मैं क्या बोलता हूं? केते कोती, केदे कोती चढ़ना है अपन, कहां चढ़ना है? विंध्याचल पर्वत। अब केदे कोती चढ़ना है? कौशिकी, केते कोती कौशिकी, ऐसे टाइप बोलना है, पहाड़ में चढ़ना है ना, विंध्याचल पर्वत में। और दूसरा सतपथ में, सतपथ में सत मतलब यहां पर समुद्र को दर्शाता है, क्या दर्शाता है? समुद्र। शत मतलब समुद्र, और दो समुद्र कौन कौन से देख रहे हो नीचे? तो सतपथ में समुद्र का जिक्र है, ऐसे याद कर लेना। पूछेगा सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में किस चीज की जानकारी मिल रही है? छत्तीसगढ़ का समुद्रों की जानकारी मिल रही है। और कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ में किसकी जानकारी मिल रही है? केदे कोती चढ़ना है, वो पहाड़ में चढ़ना है, पहाड़ का नाम बताओ? विंध्याचल पर्वत। स्पष्ट है? तो ऐसा अगर पूछ दिया तो इतना जान के रखना है, खेल खत्म। तो ये हो गया आप लोग का पूर्व वैदिक काल और आपका उत्तर वैदिक काल। इधर पूरा नगण्य हिस्ट्री खत्म है, इधर बस आपको मेंशन करना है। तो वही दो ग्रंथ को आपको याद करना है, केवल दो ग्रंथ को याद करो, खेल खत्म हो गया। चलिए अब आते हैं हम लोग, ये हो गया। अब आते हैं दूसरा पार्ट, महाकाव्य काल। आ जाए। महाकाव्य काल रामायण काल और महाभारत काल इसके अंतर्गत आता है। और इसको शुरू करने से पहले जितने भी ऑनलाइन में जुड़े हैं सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और छत्तीसगढ़ का इतिहास जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सभी परीक्षाओं के लिए है, CGPSC CGSSB के लिए। और आप लोग खुशखबरी है कि अगस्त में एग्जाम कैलेंडर आने वाला है, ठीक है जी। तो आप लोग जो SSB की तैयारी कर रहे हो, CGSSB में बहुत सारी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हो, आने वाले वर्ष में कौन सी परीक्षाएं होंगी उनका जो है कैलेंडर में जिक्र होगा, जिसमें खासकर आप लोग को देखने को मिलेगा CG टेट, ठीक है। बाकी स्पेशल पटवारी, हॉस्टल वार्डन, ठीक है, बड़े पोस्ट में बता रहा हूं ना, डाटा एंट्री ऑपरेटर, सहायक ग्रेड 3, इनकी परीक्षाएं विशेष रूप से शामिल है। महिला सुपरवाइजर शामिल है। ओके, तो जितने भी शिक्षा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं आपका सिलेबस इतना विस्तृत है जिसमें ये सारे परीक्षा का सिलेबस समाया हुआ है। आप जिस सिलेबस की तैयारी कर रहे हो वो सिलेबस अपने आप में समुद्र है, ठीक है ना। तो ये मान के चलो कि आप एक हथियार से कई वार कर सकते हो, क्योंकि आपका हथियार ब्रह्मास्त्र है। समझ में आया? चलिए, महाकाव्य काल, इसी को बोलते हैं पौराणिक काल।
इस काल में पुराणों और महाकाव्यों का संकलन हुआ, रचना हुआ। ठीक है जी, संकलन और रचना का शब्द मतलब समझते हो? वो चीजें पहले से ही हो चुकी हैं, पहले से ही व्याप्त हैं, उन चीजों को उल्लेखित किया गया। जिसे वेद वो के बारे में सुने हो कि अपौरुषेय है, उसको किसी ने कह सकते हो, उसमें जो जानकारियां हैं वो अपौरुषीय है, मतलब प्रकृति में पहले से थी, उसके बारे में लिखा गया। ठीक है, वो मानव निर्मित नहीं कह सकते हो। अपौरुषीय मतलब मानव निर्मित ना होना। ठीक है जी, वेदों का जो जानकारियां हैं वो मानव निर्मित नहीं है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है जी। अब महाकाव्य बोलोगे ये तो लिखा गया है, मानवों के द्वारा ही लिखा गया है, लेकिन ये घटना हुई है। तो महाकाव्य, 2 महाकाव्य हैं भारत में। कौन कौन से महाकाव्य? बचपन में पढ़े होगे, 5वीं में आता था, 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए, तो आप लोग छाप देते थे, रामायण और महाभारत। ठीक है, तो वही 2 महाकाव्य को बोलना है। एक हो गया अपना रामायण और दूसरा महाभारत। तो रामायण में त्रेता युग के बारे में लिख दिए, जानकारी लिखा हुआ है, और महाभारत में कौन से युग का जानकारी लिखा हुआ है? द्वापर युग का। अब इसमें लिख दिए काल, काल, जय महाकाल, हो गया, हो गया महाभारत काल और रामायण काल, ये दोनों आएगा। प्रश्न ये भी आता है कि रामायण काल और महाभारत काल छत्तीसगढ़ के इतिहास में किसके अंतर्गत शामिल है? तो आप क्या बोलना है? महाकाव्य काल, पौराणिक काल के अंतर्गत शामिल है। स्पष्ट है? डिम्पी, कमलेश, वर्षा, सोनिया। सर एकेडमी आना चाहते हैं पर हम बारिश के मौसम में क्या करें समझ नहीं। छाता लेके आइए आप, रेन कोट धारण करके आइए, है ना, पर आइए जरूर। कम से कम 2-4 तो नवा आदमी दिखे, है ना, वही देख के मैं भी रामायण काल और महाभारत काल। चलो, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रामायण काल के बारे में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में रामायण काल को जानेंगे, संक्षेप में जानने का प्रयास करेंगे। छत्तीसगढ़ में रामायण काल, सवाल यहां से आता है। चलिए ध्यान से सुनिएगा, छत्तीसगढ़ में रामायण काल को लेकर एकदम संक्षिप्त में बता देता हूं क्या क्या चीजों को हमको ध्यान रखना है इसमें। कहानी को पहले एक छोटा सा याद करना है, समझना है। रामायण काल की संक्षेप में कहानी, सभी लोगों ने रामायण देखा हुआ है, खासकर कोरोना काल तो मजबूर कर दिया रामायण देखने के लिए और महाभारत देखने के लिए, है ना। वो अच्छा हुआ, मेरे को पढ़ाने में आसानी होगी, समझाने में। क्या है, नए जनरेशन वाले ये सब चीज़ पता नहीं देखते हैं नहीं देखते हैं। हमारे जनरेशन में तो क्या है, रामायण और महाभारत देखना एकदम बहुत ही रोमांचक होता था, क्योंकि टीवी भी बहुत कम के घरों में होता था और देखने के लिए लोगों के अंदर भयंकर ज़्यादा एक रोमांच उत्सुकता रहता था। सवेरे रविवार को नहा धो के एकदम रेडी हो जाते थे, रामायण का सीरियल आने वाला है फलाना टाइम में, है कि नहीं। हम तो स्वयं दूसरे घर जाते थे देखने के लिए, क्योंकि जिस घर में जाते थे वहाँ पर कई लोग आते थे, सब लोग बकायदा इंतजार करते थे रविवार का, है ना। तो मज़ा आता था और वो स्टोरी आज भी याद है ना। तो उसका फायदा हमको पढ़ने में भी मिला कि चलो भाई ऐसा हुआ था करके। सर रामायण पिक्चर भी आ रहा है रणबीर कपूर का, हाँ ठीक है आए भाई, ताकि ये सब पढ़ने में आसानी हो जाएगा, कैसे समझने में लड़का लोग को। हाँ। तो चलिए छत्तीसगढ़ में हम कहानी देखते हैं रामायण काल का। बेसिकली रामायण काल को लेकर आप ध्यान दीजिएगा कि हमारे यहाँ 2 साहित्य है जिनको आधार बनाया गया। इनमें 2 साहित्यकारों का नाम खासकर है, साहित्यकारों का नाम आप लोग याद रखेंगे, दोनों डॉक्टर हैं और दोनों भाई हैं, हेमनाथ यदु और मन्नूलाल यदु। इन दोनों के साहित्य को खास जो है आधार माना गया इतिहास के नजरिए से। ठीक है, हेमनाथ यदु इनका है छत्तीसगढ़
पर्यटन में राम वन गमन। और डॉक्टर मन्नूलाल यदु का है दंडकारण्य रामायण। ये वो साहित्य हैं जिनको आधार बनाया गया छत्तीसगढ़ के इतिहास को जानने। बाकी तो आप लोग रामायण को अगर बात करोगे तो वाल्मीकि रामायण है, रामचरितमानस है, ठीक है, ये दोनों महाकाव्य हैं, ठीक है, उनसे हम कई सारी चीज़ों को लेंगे। पर छत्तीसगढ़ के नज़रिए से ये दो छत्तीसगढ़ के महान साहित्यकार हैं, साहित्यकार, जिनको लेकर एग्जाम में सवाल आते हैं, तो इनको याद करना है। डॉक्टर हेमनाथ यदु और मन्नूलाल यदु, इनके द्वारा प्रकाशित की गई किताबें भी हैं ये। ठीक है, याद रहेगा। इनके द्वारा बताए गए जो भी जानकारी है उनको लेंगे। इन लोगों ने बताया कि छत्तीसगढ़ में लगभग अगर देखा जाए तो 75 स्थान हैं जो रामायणकालीन स्थान है। रामायणकालीन स्थल कितने हैं? 75 हैं। यानी कि ये माना गया रामायण कालीन स्थल। राम जी यहां पर आके गुजरे थे, राम जी का यहां पर चरण स्पर्श हुआ है, ऐसे टाइप का, चरण पड़े हैं, पैर पड़े हैं, ऐसे टाइप से उनका आना जाना हुआ है। 75 ऐसी जगह को चिन्हांकित किया गया। और यही वजह है कि इनके कारण से हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने, गवर्नमेंट ने छत्तीसगढ़ में इस विरासत को, ठीक है, इस कल्चर को डेवलप करने के लिए राम वन गमन पथ, ध्यान रखना, फिर मैं तो आऊंगा उस कहानी में, राम वन गमन पथ, ये सर्किट, ये रोड मैप तैयार किया गया कहानी। तो छत्तीसगढ़ में रामायण कालीन को लेकर आपको थोड़ा समझना है। ये आपका छत्तीसगढ़ आप देख पा रहे हो। रामायण काल में छत्तीसगढ़ को दो भागों से देखा जाता था, दो क्षेत्र में बटा हुआ था, मान चलो। ये वाला क्षेत्र को बोला जाता था दक्षिण कोसल, दक्षिण कोसल। और ये जो नीचे वाला भाग है इसका नाम था दंडकारण्य। समझना, दंडकारण्य। रामायण काल की मैं बात कर रहा हूं। इस रामायण काल में छत्तीसगढ़ जो प्रदेश है, जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का नाम था दक्षिण कोसल और इधर का नाम क्या था? दंडकारण्य। दोनों के पीछे, नाम के पीछे का जो कारण है, याद रखिएगा, प्राचीन काल में, उस जमाने में इस क्षेत्र में राजा रहते थे कोसल राज, राजा कोसल, और इधर राजा दंडक। ठीक है, कोसल करके राजा थे, ऐसा कहा जाता है। बाद में फिर ये कौशल दो भागों में बढ़ गया, उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल। ठीक है, इधर दंडकारण्य में राजा इक्ष्वाकु करके थे, उनके पुत्र का नाम था दंडक, जिसके नाम से पड़ गया दंडकारण्य। दंडक धन अरण्य, अरण्य मतलब क्या होता है? जंगल। दंडक का जंगल या दंडक का अरण्य, दंडकारण्य। आए समझ में? तो नाम पड़ गया दंडकारण्य। ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट। इस जो क्षेत्र है आप देख रहे हो दक्षिण कोसल, इसकी राजधानी उस जमाने में कुशस्थली थी, कुशस्थली या कुशावतीपुर, ऐसे ही बोलते हैं, याद रखना, कुशावतीपुर। ये मान के चलो कि वो कहीं ना कहीं सिरपुर वाला क्षेत्र हो सकता है। ठीक है, कई लोग कोसीर ही बोलते हैं इसको, रायगढ़ वायगढ़ क्षेत्र भी मान लेते हैं कई लोग। और दंडक कारण्य का क्षेत्र था मधुबंत, मधुबंत। ये राजधानी की बात करूं, कैपिटल, एग्जाम में अक्सर आता है। दक्षिण कौशल की राजधानी क्या थी? कुशस्थली। ठीक है जी। रामायण काल में सीधा पूछेगा, रामायण काल में एक तो छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था, तो आपको बोलना है दक्षिण कौशल। राजधानी क्या थी? कुशस्थली। दक्षिण कौशल, राजधानी क्या था बताओ? कुशस्थली। बोल पाओगे? राम जी के पुत्र का नाम क्या था? लव और कुश, ऐसा करके याद कर लो, कुशस्थली। और दंडकारण्य,
जो क्षेत्र है, इसकी राजधानी का नाम क्या था, है ना, मधुवन। ऐसे करके याद कर ले रहो, सिंपल। ठीक है, नीचे साइड क्या मिलता है, मऊहा, मऊहा को बोलते हैं मधुशाला। वहां बहुत सारे क्या है, मधुशाला है। बस्तर में है कि नहीं, घरों घर मधुशाला है। तो मधुबन ऐसे करके याद करने में आसानी होगी। चलिए, अब कहानी सभी जानते हो कि छत्तीसगढ़ में रामायण काल का संबंध कैसे जुड़ा, कैसे कनेक्ट होता है रामायण काल से छत्तीसगढ़। तो आप सभी को मालूम है, क्या मालूम है भाई, माता को याद कर रहे हो, कौशल्या माता, है कि नहीं। तो आप देखेंगे तो माता कौशल्या सबसे खास है रामायण काल, अगर मेन अगर देखा जाए तो कहानी का आधार बनता है। तो राजा भानुमंत, एकदम संक्षेप बता रहा हूं, राजा भानुमंत थे, कौशल, दक्षिण कौशल के राजा थे। उनकी बेटी का नाम क्या था, भानुमति, याद रहेगा, भानुमति। शादी होता है क्योंकि कहा जाता है कि भानुमंत का कोई बेटा नहीं था, उनकी एकमात्र पुत्री थी भानुमति। ओके, तो इनका विवाह होगा किसके साथ, प्लस कर देते हैं, जोड़ देते हैं, उत्तर कौशल के राजा, उन दिनों के राजा दशरथ, इनके दोनों के साथ विवाहिक संबंध होता है। शादी जब होता है तो ये आपका दक्षिण कौशल दहेज में किनको मिल जाता है, दशरथ को, क्योंकि बेटा नहीं है, एक बेटी है, तो बेटी के साथ पूरा प्रॉपर्टी किनको मिल गया, राजा दशरथ को। देख लेना लड़के ला आप लोग भी, है ना, कल के दिन में शादी होगा तो ऐसी ही लड़की देखना जिनके पास 100 एकड़ खेत हो, ठीक है, टेंशन फ्री। कैसे, जोरू गुलाम भले बनना पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिल तो रहा है क्या, 100 एकड़। चुपचाप तैयारी करो ना, ये सब फालतू ऐसे मत रहना। आजकल खेत वेत नहीं रहते किसी के। चलो, तो भानुमति और दशरथ दोनों का वैवाहिक संबंध हुआ, और विवाह के उपरांत आप जानते हो बच्चे बच्चे होंगे। तो दशरथ कितने पुत्र हुए, 4 पुत्र और 1 पुत्री का जन्म हुआ, आप सभी जानते हो। समय हो क्या जी, चलो कहानी ला काली पढ़ो, है ना, अभी दूसरी क्लास है ना। हाँ, कल इस कहानी को रोमांच तरीके से पढ़ेंगे, और छत्तीसगढ़ के उन 75 स्थानों के बारे में जिक्र करूंगा। एक बार बोलूंगा 75 कहानी, मतलब 75 जगह आप लोगों को दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है जी, 75 में से आप लोग को 10 को एकदम सेलेक्ट करना है माइंड में, और कल ही फिर महाभारत काल को भी शुरू करके दोनों एपिसोड को, रामायण एपिसोड और महाभारत के एपिसोड, दोनों एपिसोड को एक दिन में खत्म कर देंगे। चल जाएगा, एकदम सारांश बताऊंगा, जितना बताऊंगा उतना ही को पढ़ के जाना है आपके एग्जाम में। ठीक है जी, आज क्लास को यहीं पे रोकते हैं, समय चूंकि हो गया है। वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, आपका एक एक लाइक और आपका एक एक कमेंट मैं आज जरूर देखूंगा, बन जाएगा। आज जितने भी विद्यार्थी जुड़े थे बाद में देखेंगे वीडियो पे, अच्छा अच्छा कमेंट मार देना, ताकि मेरे को भी देख के मस्त लगे, नींद आए जोरदार, अगले दिन पढ़ाने के लिए मैं भी थोड़ा उत्साहित रहूं।